नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लास्ट क्लास में जो है लर्निंग टॉपिक कर रहे थे। लर्निंग हिंदी में जो है हम इसको अधिगम कहते हैं। तो अधिगम की जो डेफिनेशंस देखी थी हमने, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था। और इसके अलावा जो है हमने इसके बारे में, प्रकृति के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और इसकी प्रकृति अधिगम की, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे की बातें करते हैं, जिसमें क्या होगा। तो आज हम आगे की बातें करने वाले हैं, जिसमें अधिगम की क्या है, अपनी प्रोसेस जो है, सोपान है, और किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या मतलब बताई है आगे बातें, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आज का, निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। तो सही विशेषता नहीं है ये पूछा गया है। तो चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, तो जी हाँ, बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें क्या है, अपने पास में लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। थर्ड है, अधिगम में नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है। नई क्रियाओं को क्या करते हैं, हम सीखते हैं अधिगम के माध्यम से, और जो हमारी पुरानी क्रियाएं होती है, पूर्व ज्ञान होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये हम थोड़े चेंजेस करते हैं, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, तो ये बात गलत है। यहाँ पर व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन होता है, व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, उसको क्या कहते हैं हम, होने वाला स्थायी जो परिवर्तन है, इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पे थकान और परिपक्वता जो है, ये देकर इन्होंने बात गलत कर दी, तो जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमारा 4th नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अगेन यहाँ पर गलत पूछा है। तो अधिगम क्या है, समायोजन है क्या, एडजस्टमेंट है क्या। तो बिल्कुल हाँ, एडजस्टमेंट है। अधिगम में सीखने में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अधिगम सार्वभौमिक है, तो सार्वभौमिक भी है, ये हमने पढ़ा था। अधिगम समायोजन है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल भी है। अधिगम वर्तुलाकार है, अनुभवों का संगठन है, और हमने और भी इसकी बातें की थी। नेक्स्ट क्या है, अनुभव हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय है, तो हमेशा इसको प्रेक्षणीय अवलोकनीय ये नहीं है, ये हमने देखा था वहाँ पर कि ये क्या है, तो ये अवलोकनीय होता है क्या, तो ये अवलोकनीय नहीं होता। अधिगम का परिणाम क्या है, अधिगम का परिणाम ही तो है व्यवहार में जो परिवर्तन है, तो ये बात सही है। तो जो गलत है तो वो गलत है अपना थर्ड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है क्या, तो अधिगम एक प्रक्रिया भी है। कौन सी प्रक्रिया है, तो ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस जो है चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, अधिगम, सीखना, लर्निंग। और परिपक्वता से संबंधित नहीं है, तो ये क्या बात सही है, तो परिपक्वता से संबंधित है या नहीं है लर्निंग, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई है। संवेग हमारी क्रिया को निर्देशित करते हैं, तो संवेग जो है, इमोशंस, हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, निर्देशित करते हैं, ये बात सही है। अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण से संबंधित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और अभ्यास और प्रशिक्षण वाली जो डेफिनेशन थी, ये किसने दी थी, तो अभ्यास और प्रशिक्षण वाली डेफिनेशन देने वाले थे गेट्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अपने आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता, मैच्योरिटी को क्या करती है, अधिगम लर्निंग से क्या करती है, अलग करती है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रेरकों पर निर्भर करती है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया जो है, ये नहीं होकर क्या है, परिपक्वता क्या है, यहाँ पर परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत तो चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है। प्रेरकों पर निर्भर भी करता है, ये भी सही बात है। इसके अलावा प्रैक्टिस पर, अनुभव पर भी निर्भर है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होकर के क्या है, ये सप्रयत्न है। मतलब इसमें हमें क्या करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये स्वाभाविक नहीं है, अपने आप जो है नहीं होता है, तो ये गलत है, इसलिए अपना आंसर
फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी है, अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया न हो करके, कौन सी है, सप्रयत्न प्रक्रिया है। परिपक्वता मैच्योरिटी से तात्पर्य क्या है, समय का मांसपेशी और स्नायु संस्थान में होने वाले जो चेंजेज है उनका परिणाम है। जबकि अधिगम जो है लर्निंग, इसका अर्थ क्या है, वातावरण के दबाव में आकर के जो भी व्यक्ति क्रिया करता है वो क्या है, अपना अधिगम है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही बात है। अपेक्षाकृत रूप में स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, तो ये बात भी सही है कि व्यवहार में क्या है, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, अपने अधिगम है। तो ये पूछ रहे नहीं है, तो ये दोनों तो सही है अभी तक तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, अधिगम अभ्यास के द्वारा प्रभावित होता है। तो अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा क्या होता है भाई, अनुभव के द्वारा और अभ्यास के द्वारा क्या आता है, अधिगम होता है, सही बात है। तो अधिगम जो है एक जन्मजात प्रक्रिया है, तो ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, इसको हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया और यही अपना आंसर हो जाएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, तो जो गलत है वो पहचानना है अपने को। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, सही बात है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो है ये बात यहाँ पे गलत है। नवीन व्यवहारों का अर्जन हम करते हैं, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो ये तीनों सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है, इन्होंने बोला है यहाँ पे परिपक्वता मैच्योरिटी के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो अधिगम के संदर्भ में नहीं होगा, वो बात गलत है। निम्नलिखित किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, कब तक होता है वह अधिगम, तो बचपन तक, किशोरावस्था तक, एडल्टहुड किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक और जीवन पर्यंत। तो जीवन पर्यंत चलता है ये अधिगम, तो ये अपना सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा अप्रचलित है, अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया और लक्ष्य। तो यहाँ पर जो है मतलब, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया था। तो इसकी चलो व्याख्या देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया जो प्रोसेस है लर्निंग की, तो इसमें कहा है कि व्यक्ति में जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है, सर्वप्रथम प्रेरणा जागृत होती है। क्या होती है, सबसे पहले अपने अंदर प्रेरणा जो है जागृत होगी, तभी हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर मनुष्य क्या करेगा, लक्ष्य प्राप्ति, जो लक्ष्य है उसका, उसके लिए क्या करेगा, विभिन्न तरह की अनुक्रियाएँ करेगा, काम करेगा। सबसे पहले तो मन में आना चाहिए कि हम क्या करें भाई, हमारे जो भी एग्ज़ाम टारगेट है, जैसे रीट मान लीजिए सेकंड ग्रेड, जो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मन में बात आनी चाहिए, प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपने ये लक्ष्य बना लिया कि भाई अब हमें ये चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, लक्ष्य बना लिया आपने, पहले प्रेरणा जागृत हुई, फिर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुक्रियाएँ की, और रास्ते में जो है बहुत सारी बाधाएँ आई। ये नहीं है कि आपने जो है आज का टारगेट बना लिया कि आज की तारीख में मैं ये चीज़ें पढ़ लूँगा और आपने सारी चीज़ें पढ़ी ली, तो आपने टारगेट बनाया, बीच में कुछ बाधाएं आ गई, आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाए मान लीजिए, तो रास्ते में बहुत सारी बाधा आ गई। फिर आप क्या करेंगे, उनको हटाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, आप क्या करेंगे, उनके लिए प्रयास करेंगे कि चलो आज नहीं तो कोई बात नहीं, सुबह नहीं तो दिन में नहीं तो रात में, तो जब भी आपका समय मिलेगा तो आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बाधाओं को हटाने के लिए, जिसमें सीखने की क्रिया निहित होती है। कई क्रिया करने के बाद आप क्या होंगे, एक सही डायरेक्शन में क्या है, सही अनुक्रिया द्वारा बाधा को, जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आपके रास्ते में पढ़ाई में, तो उनको दूर कर लेते हैं। और यह अनुक्रिया ही क्या है, मनुष्य को पुनर्बलन जो है, रीइंफोर्समेंट क्या करती है, प्रदान करती है, जिससे मनुष्य आगे बढ़ते जाते हैं और अपने जो भी लक्ष्य है, आपकी जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए आप क्या है, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लक्ष्य की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। और अधिगम हेतु जो निम्न प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो यही बात इन्होंने लिखी है, सबसे पहले क्या आता है, कैसे कैसे बात चलती है। तो देखिए, फिर यहाँ पे कहा है इन्होंने कि सबसे पहले क्या है, अभिप्रेरक। तो ये क्या है, ये जो है प्रोसेस है लर्निंग की, उसके स्टेप्स है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अभिप्रेरक आएगा, मोटिव आएगी, ठीक है, अभिप्रेरक आएगा सबसे पहले। ये क्या है, हम इन जनरली बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोटिव आया, उसके बाद में आपने क्या किया, वेरियस रेस्पॉन्स किए, विभिन्न तरह की अनुक्रियाएँ की। फिर आपने क्या किया, आपने अनुक्रियाएँ की, तो ऐसा नहीं है एक बार में काम पूरा हो गया, तो फिर उसमें क्या आ गया, बीच में अवरोध आ गया, बैरियर आ गए, बाधाएँ आ गई, बहुत सारी क्या आ गई, बाधाएँ आ गई।
बैरियर आ गए। फिर आपने क्या किया, बार बार उसको करने के लिए प्रयास करते रहे, तो फिर क्या हो गया, आपको रीइंफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन मिला। उसके बाद में जो है आपने बार बार पुनर्बलन मिला, बाधाएं दूर हो गई, तो आपके प्रयत्न क्या हो गए, सफल हो गए, सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गए, और लास्ट में आपने अपने लक्ष्य गोल की प्राप्ति कर ली। तो ये क्या है, इन जनरली जो है अपने लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो 6 ये पॉइंट है। फिर जो है स्मिथ नाम के क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो ये सोपान थे, ये सोपान मतलब स्टेप्स, ठीक है, जो स्टेप्स है लर्निंग की, तो इनको सार के रूप में चर्चा की। और इन्होंने क्या कहा कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक नीड जो है वो क्या है, कोई आकर्षक लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है तो सभी ही आवश्यक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो स्मिथ जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, 3 चीज़ें ही क्या होंगी, 3 सोपान मतलब इन्होंने बताए हैं, सोपान स्टेप्स कौन कौन से बताएं, तो ये बता रहे हैं, एक तो चालक या फिर इसको ही अभिप्रेरक कहा है, यहाँ पर चालक अभिप्रेरक होगा। उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में लक्ष्य होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में क्या हो जाएगी आपके पास में, लक्ष्य प्राप्त करने जाएंगे तो बाधा, रुकावट, कठिनाई। तो ये जो है इन्होंने स्मिथ महोदय ने कहा है। तो 3 जो है इनके क्या है, सोपान हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना जो है लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, ये अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा है। तो ये क्या है, सीखना, तो ये हमारे आ जाएगा किसमें, अधिगम प्रक्रिया में। किसमें आ जाएगा, किसी चीज़ को सीख रहे हैं फिर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपायों को निश्चित कर रहे हैं, तो ये हमारे आएगा लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है, तो अभी जो हमने जो ऊपर प्रोसेस पढ़ी है उसके स्टेप्स पढ़े हैं, तो इनको अपने को एक से लेकर के और इस तरह सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले अपने पास में आया था क्या, अभिप्रेरक जो है मोटिवेशन, नीड जो है ये अपने पास आई थी। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होगा। 3 से कौन सा ऑप्शन है, 3 से एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन तो ये राइट हो गया। फिर से रिकॉल करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभिप्रेरणा आई, अभिप्रेरक आया। उसके बाद में अपने पास में क्या आया, हमने उसके लिए क्या की, बहुत तरह की अनुक्रियाएं की थी। रेस्पॉन्स, वेरियस क्या है हमने, तो हमारे पास में वेरियस हमने क्या किए थे, फिर रेस्पॉन्स के बाद में अब रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या आएगी, अब बाधाएं आएंगी। बिना बाधा के कोई काम नहीं होगा, बाधाएं आएंगी, रुकावट आएंगी, आपको आलस आएगा, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ, तो फिर बाधाएं आ जाएंगी। बैरियर आ गया। अब बैरियर के लिए आप क्या करेंगे, अब निरंतर जो है सफल प्रयत्न करेंगे आप, तो फिर आप अगर आपके प्रयत्न सफल हो गए तो फिर लास्ट में आपको जो है आपका लक्ष्य जो है गोल ये मिल जाएगा। तो हमें जो अरेंज करना था ये था अपना, देखो 3 के बाद में 5 के बाद में 1, तो 3 5 1 4 2, तो ये अपने इस तरह से अरेंज करना था। तो ये बात ठीक है। अब देखो वापस पूछा है सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण जो है कौन से हैं, तो 4 चरण देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सीखने की जो प्रक्रिया है लर्निंग प्रोसेस, उसके 4 चरण कौन से हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। तो क्रिया, उद्देश्य, बाधा और प्रेरणा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास में आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए हमारे पास में, आवश्यकता आ जाए या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर तो अभी ये वाला तो दिया नहीं है अपने पास, नीड वाला, तो ये अपने पास में। इसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, उद्देश्य। तो उद्देश्य से जो स्टार्ट है, तो 4th है उद्देश्य के बाद हमने क्रिया की, फिर मूल्यांकन और अनुगमन। तो यहाँ पे देखिए अधिगम के चरण दिखे हैं इन्होंने। सबसे पहले आवश्यकता, प्रेरणा है, नीड है, मोटिवेशन है। उसके बाद में लक्ष्य है, लक्ष्य की जगह उद्देश्य आ सकता है, क्रिया आ सकता है। फिर जो है उसमें क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी, बाधा, तत्परता, अधिगम, स्थिति, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन और स्थिरीकरण। तो इस तरह से जो है 4 चरण है। अब अवलोकनात्मक जो क्या है अधिगम, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम जो है इसका हो जाएगा अवधानात्मक, फिर धारण करेंगे, पहले अवधान करेंगे,
फिर धारण करेंगे, फिर उत्पादन करेंगे और अभिप्रेरणात्मक। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा सा अलग से लिख लें। निम्न में से कौन सा कथन जो है अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। और इधर क्या दिया है देख लेते हैं। तो कक्षा कक्ष में अधिगम और संवेदना में परिवर्तन। तो कक्षा कक्ष वाला भी गलत है, संवेदना में परिवर्तन भी गलत है। यहाँ पे हमने देखा था व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दे देता तो ठीक रहता, पर कोई बात नहीं, ये भी अपना सही है। नेक्स्ट है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, जो पूर्ण होती है। तो जीवन पर्यंत चलता है तो कहाँ से कहाँ भाई? विद्यालय में चलेगा क्या, समाज में, परिवार में, उपयुक्त सभी में। तो अधिगम जीवन पर्यंत है, जो सब जगह ही हम जो है सीखते रहते हैं। तो विद्यालय में, समाज में, फैमिली में, सब जगह क्या है, ये चलता है। ठीक है, जीवन पर्यंत है। अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है तथ्यों के संग्रह की, तो फैक्ट्स थोड़ी हमें यहाँ पे इकट्ठे करने हैं। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, तो अनुभव जो है, अनुभव और प्रशिक्षण से हम सीख रहे थे। गेट्स महोदय ने दी थी डेफिनेशन, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। परीक्षा की तैयारी, ये गलत। याद करना, ये भी गलत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। तो यहाँ पर जो है भाई थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा है, ये बात अपने को देखनी है। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, 8 तरह की क्या है स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं, सोपान बताए हैं, किसके लिए? अधिगम के। तो ये हमने देखने हैं कि जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के सोपान बताए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इनको अलग से आपको लिख लेना है। ठीक है, आपके नोट्स में अगर ये इंक्लूड नहीं है तो इनको अच्छे से लिख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है? सबसे पहले इन्होंने आवश्यकता, प्रेरक, नीड्स को यहाँ पे बताया है। क्या बताया है? आवश्यकता आ जाए, प्रेरक आ जाए, अभिप्रेरणा आ जाए, चालक आ जाए, कुछ भी शब्द आ जाए इनकी जगह, तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने इसके बाद में बताया, आपके पास आवश्यकता आ गई, नीड आ गई, तो आपने फिर यहाँ पे आपका लक्ष्य देखा। ठीक है, लक्ष्य, उद्देश्य जो है वो गोल डिसाइड किया। फिर आपको उसको करने के लिए क्या हुई, बीच में बाधाएं आ गई, तत्परता, बाधा, तत्परता, बैरियर, रेडीनेस, जो भी शब्द आ जाए तो देखना है। ठीक है, बाधा, तत्परता, बैरियर, रेडीनेस आ जाए। फिर अधिगम स्थिति, क्या होगा? फिर अधिगम स्थिति, लर्निंग सिचुएशन जो है ये उत्पन्न होगी, और ये वातावरण में। ठीक है, लर्निंग सिचुएशन वातावरण में। अनुक्रियाएं करेंगे, इंटरेक्शन होगा। फिर समायोजन, समायोजन भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। और व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन जो है, चेंजेस जो है ये आएंगे, और बाद में स्थायीकरण हो जाएगा, परिवर्तनों का स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो है पूरे 8 चरण आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अब इन्होंने यहाँ पे सही तार्किक क्रम पूछा है, तो ये हमें याद होगा तो ही हम इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास आवश्यकता आएगी। आवश्यकता 3 ऑप्शंस में है। तत्परता जो है यहाँ पर बाद में है, तो ये तो गलत हो गया। आवश्यकता के बाद में हमें देखना है कि लक्ष्य आएगा। तो लक्ष्य आएगा, तो अब लक्ष्य यहाँ पे तीनों में नहीं है, तो ये नहीं कर सकते कि गलत है। तो लक्ष्य के बाद में जो आएगा वो देखते हैं। तो लक्ष्य के बाद में इन्होंने क्या दिया भाई अपने को, यहाँ पे देखो बाधा, तत्परता दे दी। तो बाधा या तत्परता कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर है। तो बाधा की जगह तत्परता दे दिया। अब तो तत्परता भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप इंग्लिश में पढ़ ले। तो यहाँ पे नीड्स आ जाएगा या मोटिव आ जाएगा, यहाँ पे तत्परता की जगह रेडीनेस आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। तो ये हो गई बात। फिर जो है स्थिति आई, फिर क्या आई? लर्निंग की स्थिति आई अपने पास, सिचुएशन, और लास्ट में जो क्या है इन्होंने ये इंटरेक्शन कर दिया। ठीक है, अनुक्रिया, इंटरेक्शन। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगेन पूछा है अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो है क्या आएगा अपने पास में, प्रेरक आएगा या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर लक्ष्य है, ये सेकंड नंबर पे है, तो ये गलत है। तो ये गलत है। समायोजन भी अपना क्या है, समायोजन 6 नंबर पे, ये भी गलत है। सिर्फ अपने प्रेरक एक ही ऑप्शन में। तो अगर आपको ये भी याद है शुरू के 2-3, तो भी आप थोड़ा पकड़ सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आजकल जो है एग्जामिनर इतने आसान नहीं देता है, सभी में वो प्रेरक देखा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कुछ और दे देगा। तो इस तरह से ऑप्शंस वो बिल्कुल क्लोज नियरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आजकल के पेपर आपने देखे होंगे तो थोड़ा सा क्या है, पूरे ही जो सीक्वेंस है उसको याद रखने की कोशिश करें। कोई बड़ी बात नहीं है, 8 ही तो स्टेप्स आपको याद करने हैं, और थोड़ा लॉजिकल वे में याद करेंगे
तो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है ही। तो देखिए सबसे पहले अपने आई नीड, क्या आई, नीड आई, प्रेरक आ गया, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, प्रेरक, चालक, कुछ भी आ जाए तो ये फर्स्ट में आना है। इसके बाद में आपको लक्ष्य लेना है, गोल, गोल आ गया। उसके बाद में बाधा तत्परता आनी चाहिए थी, तो बाधा तत्परता इन्होंने यहाँ नहीं दी है, बैरियर या तत्परता आना चाहिए था, वो नहीं दिया इन्होंने डायरेक्ट। उसके बाद में आना चाहिए था लर्निंग सिचुएशंस, तो लर्निंग सिचुएशन भी इन्होंने गायब कर दिया यहाँ पर। फिर आनी चाहिए थी अपनी इंटरेक्शन, अनुक्रिया, अनुक्रिया भी हटा दिया। डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे दे दिया है समायोजन, क्या दे दिया, अनुक्रिया के बाद में क्या हुआ, समायोजन किया हमने। समायोजन के बाद में फिर व्यवहार में परिवर्तन आए, तो व्यवहार में परिवर्तन आए, और लास्ट में क्या हो गया था, स्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन, सॉरी स्थायीकरण हो गया था परिवर्तनों का, जो स्थायीकरण। तो इस तरह से जो है आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से सीखने के सही स्तर हैं, तो कौन से हैं सही स्तर, तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और प्रज्ञान। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त किया, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। तो ये किसके अनुसार है, रीली और लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण करने के जो परिवर्तन है उसको ही अपन सीखना, लर्निंग कहते हैं। तो इसमें जो है तथ्य आ जाएंगे, फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर ज्ञान को प्राप्त करना, बोध आ जाएगा, प्रज्ञान सीखने के उचित स्तर माने जाते हैं। तो सबसे पहले आए तथ्य, तथ्य के बाद में इन्फॉर्मेशन, सूचना, फिर हमने ली नॉलेज, ज्ञान प्राप्त किया, फिर अंडरस्टैंडिंग, अवबोध, फिर प्रज्ञान सीखने के स्तर माने जाते हैं, ठीक है। परंपरागत वर्गीकरण में से सीखने का कौन सा प्रकार एक नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं है, संज्ञानात्मक है क्या, कॉग्निटिव है, यांत्रिक अधिगम है, भावनात्मक है, सॉरी भावात्मक है, या फिर मनोगत्यात्मक है। तो कौन सा नहीं है पूछा है अपने से, तो संज्ञानात्मक जो है अधिगम होता है, कॉग्निटिव लर्निंग होती है अपनी, इमोशनल भी होती है और साइकोमोटर भी होती है, लेकिन जो यांत्रिक अधिगम जो है यहाँ पर परंपरागत में नहीं होता है, ठीक। तो ये अपना गलत है, और ये संस्कृत डिपार्टमेंट 23 वाली एग्जाम में पूछा गया था। तो अब जो परंपरागत वर्गीकरण है ये भी देख लेते हैं, जिससे आपको रिकॉल हो जाए। तो देखो परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार का क्या होता है, लर्निंग होता है, अधिगम होता है। सबसे पहले तो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक में क्या होगा, ज्ञानात्मक में जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा हम संवेदी अधिगम जो है इमोशनल लर्निंग से सीखेंगे। सीखने का ये तरीका जो है बौद्धिक विकास और ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। किस पे प्रयुक्त होता है भाई, ये वाला जो तरीका ज्ञानात्मक वाला, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है और ज्ञान अर्जित करने की सारी जो क्रियाएं हैं उन पे ये क्या होता है, लागू होता है। और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं ज्ञानात्मक में, एक तो प्रत्यक्षात्मक सीखते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखते हैं मतलब परसेप्चुअल लर्निंग, जब कोई वस्तु जो है प्रत्यक्ष मतलब सामने अपने हो, तो उसको देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, टच करके क्या करें हम उसका ज्ञान प्राप्त करें, तो उसको ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं, ठीक है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बच्चा इसी तरह से सीखता है। किसमें, शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था जो है उसकी चाइल्डहुड एज, तो उसमें दोनों में क्या है, बच्चा जो है चीज़ों को क्या करता है, देखता है, सुनता है और टच करके, स्पर्श करके उसके बारे में जो भी नॉलेज है तो वो क्या करता है, गेन करता है। फिर इसके बाद में है प्रत्यात्मक सीखना, पहले तो परसेप्चुअल हो गया, फिर कॉन्सेप्चुअल होगा। पहले तो देखकर, सुनकर और स्पर्श करके सीख लिया उसने, बच्चे ने किस किस में, तो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में। अब ये कर रहा है प्रत्यात्मक सीखना मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहा है। तो इसमें जो बच्चा क्या करेगा, साधारण जो ज्ञान है या उसके जो भी एक्सपीरियंस है पहले के, तो उसमें क्या लगाएगा, अब वो तर्क करेगा, चिंतन करेगा और कल्पना करेगा। क्या करेगा, अब वो तर्क लगाएगा, लॉजिक देगा, थिंकिंग करेगा, चिंतन करेगा और इमेजिनेशंस पावर भी वो वहाँ पे लगाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या करेगा, जो बच्चा पहले की जो बातें हैं उसका साधारण ज्ञान है तो उसको क्या है, सीखेगा। तो इससे क्या होगा, वो जो चीज़ें उसके सामने नहीं है वो भी सीख लेगा, तो अमूर्त बातें वो सीख जाएगा। क्या करेगा बच्चा, तो अमूर्त बातें, जो मतलब अमूर्त मतलब जो अपने सामने नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट जो है थिंकिंग उसमें क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके सामने डेवलप हो जाएगी और जो मूर्त चिंतन है
उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट, मतलब जो चीज़ें सामने आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है। इसमें जो है चीज़ें आपको सामने दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये हमारे मन में चीज़ें चलती रहती कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात, तो इसमें इस तरह से सीखा। फिर अब परसेप्चुअल हो गया, कॉन्सेप्चुअल होगा। अब वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा विद एसोसिएशन, साहचर्यात्मक सीखेगा। अब वो क्या करेगा, जो भी उसका क्या है पुराना ज्ञान है और एक्सपीरियंस है, उनको किसी फैक्ट्स के साथ में वो सीखेगा, तो उसको साहचर्यात्मक सीखना अधिगम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ज्ञानात्मक के 3 पार्ट्स देखे हैं, परसेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और ये क्या है एसोसिएशन के द्वारा सीखना। अब सेकंड जो है इसका है भावात्मक अधिगम, मतलब जो इमोशनल है अपना। तो भावात्मक अधिगम में क्या आ जाएगा, ये मस्तिष्क से उत्पन्न होगा और फिर हम इसमें संवेदी अधिगम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मस्तिष्क के द्वारा ये उत्पन्न होगा अपने, और संवेदी अधिगम इसमें होगा। तो इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध है न तो ज्ञान की प्राप्ति से। किससे भाई, ये बोल रहे हैं कि इसका संबंध न तो ज्ञान की प्राप्ति से, न ही किसी स्किल से है, कौशल से है। क्या बोला है इन्होंने, न तो इसमें कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, न कोई स्किल प्राप्त हो रही है। इसका संबंध तो केवल क्या है, बच्चों की जो कोमल भावनाएं हैं, क्या है, बच्चों की कोमल जो भावनाएं हैं, उनकी जो भी इमोशंस हैं उससे है, ठीक है। तो भावनात्मक जो भी इमोशंस है उससे है, न तो इसमें कोई हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहा है बच्चा, न कोई स्किल यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की जो भी क्या है भावनाएं हैं, इमोशनल जो भी इंटेलिजेंस है उसकी, इमोशंस हैं, तो वो उससे क्या है रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बच्चा जो है किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर, किसी लुभावने रंग को निरख कर आनंद प्राप्त कर सके। क्या कर सके, वो आनंद प्राप्त कर सके। आवश्यक क्या है इसमें कि बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाए। तो बच्चे को कोई चीज़ क्या है, मान लीजिए देख करके, कोई आवाज़ सुन करके पसंद आ रही है, या फिर कोई कलर जो है उसको पसंद है, उसकी पसंदीदा कलर वगैरह, तो उन सबको ध्यान में रख के क्या है ये अपने ये वाला अधिगम है, भावात्मक अधिगम, ठीक है। क्रियात्मक में क्या हो जाएगा, क्रियात्मक में जो है ये हमारे जो है शरीर, शारीरिक से रिलेटेड हो जाएगा, फिजिकल से। और इसमें जो है पेशीय अधिगम, जो अपने क्या है पेशीय अधिगम इसमें होगा। यहाँ पे दिमाग वाली बातें कोई नहीं होगी, यहाँ पे पेशीय अपने शरीर वाली बातें होंगी। और इसमें क्या होगा, तो किसी कला, जैसे शिल्प हस्त में निपुणता की बात की जाती है। जैसे अब इसमें बच्चा क्या करेगा, तो इसमें बच्चा संगीत सीख ले, या तो क्या सीख ले, संगीत सीख ले, म्यूज़िकल क्लास वगैरह में चल जाए, म्यूज़िक सीख ले, डांस सीख ले, नृत्य सीख ले, मॉडल बनने की एक्टिंग करनी है उसको तो मॉडल की एक्टिंग कर ले, ड्राइविंग सीखनी है। तो ये सारे के सारे जो कौशल है वो क्रियात्मक अधिगम में आएंगे। तो इसमें क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ क्या है नई चीज़ें अपने उससे सीख रहा है, शरीर का भी यूज़ कर रहा है, अपने दिमाग का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रियात्मक अधिगम में हमने ये देखा है। तो वापस से पढ़ लो एक बार ये क्वेश्चन, देखो परंपरागत वर्गीकरण में क्या है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो हमने देखे हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक देखा है, संज्ञानात्मक जो देखा है, फिर हमने देखा है भावात्मक भी और मनोगत्यात्मक, लेकिन यांत्रिक अधिगम जो है हमने यहाँ पर नहीं देखा। तो ये अपने सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट है, अब निम्न में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का टाइप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक, निपुणता द्वारा और अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। तो यहाँ पे जो है कल्पनाशील अधिगम जो है ये इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात की है हमने, निपुणता के द्वारा सीख रहा है, और अभिवृत्त्यात्मक जो है उसकी एटीट्यूड जो है उसके द्वारा भी वो यहाँ पे सीखेगा। नेक्स्ट है व्यवहार का करना कौन सा पक्ष है, तो व्यवहार का करना कौन सा पक्ष है, सीखने का भावात्मक, तो भावात्मक नहीं है, गत्यात्मक, क्रियात्मक। तो इसमें क्या है, व्यवहार को क्या है वो कर रहा है, गति कर रहा है, क्रिया कर रहा है कोई, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, सीखने की गतिक क्रियात्मक क्षेत्र में ये आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक छात्र जो क्या कर रहा है, हिंदी की कविता को क्या कर रहा है, आलोचनात्मक व्याख्या के साथ में प्रस्तुत कर रहा है। तो यह क्या है, उसके अधिगम व्यवहार के किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो किस क्षेत्र में रखा जाएगा भाई, वो आलोचनात्मक जो क्या कर रहा है उसकी व्याख्या कर रहा है, किसकी, हिंदी की कोई पोएम है उसकी, कविता की, ठीक है। तो इसको हम कौन से क्षेत्र में रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे क्या, कॉग्निटिव में, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में,
क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने मस्तिष्क का यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो मस्तिष्क का यूज़ कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यहाँ पे यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है वो, आलोचनात्मक व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से रिलेटेड कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या फिर कल्पना करना। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड है कल्पना करना। नेक्स्ट है सीखना जो है ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कथन जो है सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो ये करता है किसको? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को, क्रिएटिव जो नज़रिए है उसको। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का नहीं है? तो कॉग्निटिव का कौन सा नहीं है भाई? तो इसमें हमें देखना है सामान्यीकरण हो रहा है, अनुवाद कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है और सचित्र विवरण कर रहा है। तो कॉग्निटिव में क्या है, उसको दिमाग लगाना है। तो दिमाग तो देखो कहाँ कहाँ पे उसने लगाया कि जनरलाइजेशन कर रहा है किसी चीज़ का, तो इसमें हो गई बात। अनुवाद कर रहा है हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, संस्कृत जैसे भी, तो इसमें अनुवाद करने में भी कॉग्निटिव डोमेन है। फिर अनुप्रयोग कर रहा है, किसी चीज़ का एप्लीकेशन बता रहा है, कर रहा है, तो वो भी क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर पिक्टोरियल डिपिक्टेशन कर रहा है, सचित्र किसी चीज़ का विवरण कर रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। उसके सामने ये चित्र है, उसको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसमें क्या है, उसके ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं हुआ है। तो सचित्र वर्णन विवरण यहाँ पर गलत हो जाएगा कॉग्निटिव क्षेत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम को संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण कौन सा है? तो पुनः स्मरण और अधिगम, चिंतन और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, और अनुकूलन और अधिगम। तो इन्होंने पूछा है कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसका गुण कौन सा है? तो संज्ञानात्मक का है अपने अनुकूलन और अधिगम। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है यहाँ पर। अधिगम के संप्रत्य निर्माण मतलब कॉन्सेप्ट जो है क्रिएट में और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं, तो किसने किए हैं? ये संज्ञानात्मक ने। किसने? कॉन्सेप्ट जो आपके निर्माण हो रहे हैं वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव क्या होना चाहिए, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड जो बातें इसमें आ जाएगी। अधिगम के दो प्रकार कौन से हैं? तो अधिगम के दो प्रकार है अपने पास में, आगमन और निगमन। कौन सा आगमन और निगमन है? इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो यहाँ पे देखिए कि नकारात्मक और सकारात्मक अधिगम क्या है, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, अधिगम के प्रकार न होकर के क्या होती है, इसकी विशेषता होती है। तो विशेषता प्रकृति जो हमने देखी थी वो है, ना कि ये इसके टाइप हैं। टाइप इसके क्या हैं लर्निंग के? तो एक तो आगमन है और निगमन है। आगमन को इंग्लिश में इंडक्टिव, हिंदी में इंग्लिश में निगमन को डिडक्टिव बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो देखो आगमन में क्या है, यहाँ पे देखो आगमन लिखने के लिए ऐसे आपको 3 बनाना पड़ा पहले, तब आपने आ लिखा, और ऐसे ही उदाहरण के लिए भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो उदाहरण से लेके क्या हो जाएगा, ये उदाहरण से नियम की ओर, आगमन इंडक्टिव, और निगमन में देखो नी से अपने ये नियम, तो विशिष्ट नियम से क्या हो जाएगा, उदाहरण की तरफ। इसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। तो उदाहरण से नियम तो अपन आगमन में चलेंगे, और ये नियम से उदाहरण में, निगमन में, डिडक्टिव में चलेंगे। तो ये हमें टीचिंग मेथड में भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको याद होगा। सीखने के प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या फिर सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, इसको क्या कहते हैं? ये सही है या नहीं है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं हम निगमन अधिगम। क्या कहते हैं? निगमन अधिगम कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया टीचर ने, तो टीचर ने यहाँ पे किया है एक सामान्य सिद्धांत मतलब नियम जो है वो प्रस्तुत किया है, फिर जांच कर रहे हैं कि वो क्या है, सही है गलत है। तो इसमें निगमन जो है ये आपने नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक। तो ये हो गई बात। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया है? तो समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय देने वाले हैं कोहलर जी, ठीक है, कोहलर ने दिया है।
मानव संस्कार और क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर आरोपित नहीं है, तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन है अपने गेने भाई साहब का। ठीक है, अब गेने भाई साहब के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम के क्या है, कितने परिस्थितियाँ हैं ये बतानी है। तो इनकी 8 परिस्थितियाँ इन्होंने बताई है। तो जो थॉर्नडाइक के भी अभी हमने क्या देखे हैं, थॉर्नडाइक ने बताए हैं क्या 8 सोपान स्टेप्स लर्निंग के। और यहाँ पे जो है रॉबर्ट गेने ने क्या कहे हैं, अधिगम जो अनुक्रम है उसके सिद्धांत बताए हैं। ये भी 8 ही बताएं, 8 प्रकार की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में 8-8 है। और क्या क्या है, तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनकी एक बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो बुक किसकी है ये भी पूछा गया है, तो रॉबर्ट गेने की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग गेन करने की कंडीशन आपकी कैसी है। तो लर्निंग जो है गेन करने की कंडीशन आपकी अच्छी होगी, तब जाके ही क्या है आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे अच्छे से। तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि लर्निंग आ रहा है, कंडीशन आ रही है, गेने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, लेखक हो गए। और प्रकाशन किया इन्होंने 1965 में। और ये कहाँ के थे, ये एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या है, एक विशेष प्रकार की पदानुक्रम जो है व्यवस्था दी है, मतलब सीक्वेंस वाइज जो है 1 2 3 4 किस तरह से चलेंगी, तो पदानुक्रम व्यवस्था दी है। इसमें समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान पर दिया गया है। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अधिगम है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि सबसे नीचे क्या रखा गया है, सबसे लोअर में तो ये रखा है संकेत अधिगम को। किसको, संकेत को क्या है सबसे नीचे रखा है, सबसे ऊपर इन्होंने रखा है समस्या समाधान को उच्च स्थान, और संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है। तो ये याद रखना है। फिर जो गेने की संकेत अधिगम परिस्थिति है वो पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन पर क्या है, बेस्ड है। तो ये वाला एक पैराग्राफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिससे हमने थॉर्नडाइक के जो देखे थे 8 चरण, वैसे ही यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके इन्होंने क्या जो 8 बताई है बातें। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था, देखो संकेत अधिगम जो है इसको क्या रखा है इन्होंने, निम्न स्थान पर रखा है। ये क्या है, निम्न स्थान पर है, लोअर स्थान पर। और फिर इसके बाद में सबसे ऊपर इन्होंने कहाँ रखा, क्या रखा है, तो सबसे ऊपर इन्होंने रखा था ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ऊपर हायर लेवल पे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है अपने पास में, समस्या समाधान, और सबसे नीचे है ये। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है इनका स्थान तो नीचे से है, ये ऊपर की तरफ बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया सिग्नल लर्निंग होगी सबसे पहले। उसके बाद में जो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो है ये होगा। फिर श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग होगी, शाब्दिक साहचर्य वर्बल एसोसिएशन बहुविभेदी अधिगम होगा। प्रत्यय बनेंगे आपके, क्या बनेंगे, दिमाग में प्रत्यय कॉन्सेप्ट बनेंगे, नियम जो है रूल्स बनेंगे, और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए संकेत अधिगम के बाद में आएगा उद्दीपक अनुप्रिया। तो शॉर्ट में आता है कि देखिए सिग्नल लिखिए, सिग्नल से चलना है। फिर अपने को एसआर मतलब एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स। फिर हमें जाना है, क्या करना है, एसआर को लेके चेन बनानी है। तो चेन बना लिया अपन ने। फिर हमें बंद करना है क्या, चेन वर्बल एसोसिएशन कराना है। फिर मल्टीपल जो है डिस्क्रिमिनेशन करना है। अब क्या है, वर्बल होगा, शाब्दिक होगा, तो फिर क्या होगा, मल्टीपल जो है डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, विभेद आ जाएंगे। फिर जो है क्या होगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाएगी अपने दिमाग में। और कॉन्सेप्ट के बाद में हम क्या करेंगे, रूल्स बना लेंगे। और रूल्स बनाने के बाद में जो भी हम रूल्स लगाएंगे किसी में, तो अपने याद हो जाएंगे क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह से आप जो है एक सीक्वेंस बना के, इस तरह से एरो बना के याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और फिर आपसे वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे हायर लेवल पे तो ये है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सबसे लोअर लेवल पे है सिग्नल लर्निंग। अब देखो ये क्वेश्चन इन्होंने इससे रिलेटेड ही पूछे हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने, मतलब रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान दिया। तो सर्वाधिक निम्न स्थान किसको दिया है भाई, सर्वाधिक निम्न दिया है सिग्नल को, संकेत को। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सिग्नल जो है, सिग्नल देना जो है
वो आसान काम है किससे? प्रॉब्लम सॉल्व करने से। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या हो गया? हायर हो गया, और जो है आसान क्या हो गया? तो सिग्नल हो गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है अधिगम का प्रकार ही नहीं है? तो उद्दीपन अनुक्रिया है क्या? तो एस आर तो है अपने पास। संप्रत्यय है क्या? कॉन्सेप्ट ये भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो लास्ट वाला जो है पॉइंट है, लेकिन हायर लेवल पे है। ठीक है, फिर अन्वेषण है क्या? तो अन्वेषण नहीं देखा हमने, तो अन्वेषण गलत है, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के लेखक कौन है? तो हमने क्या पढ़ा था भाई? लर्निंग की कंडीशन, लर्निंग गेन करने की कंडीशन कैसी है? तो गेन करना है। तो गेन कहाँ है? तो गेन ये रहा, गेने, रॉबर्ट गेने अपना आंसर है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का टाइप नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? संकेत तो है ही, सिग्नल तो है ही, सबसे लोअर लेवल का है। ठीक है, शाब्दिक है क्या? वर्बल भी है, बिल्कुल है। श्रृंखला है क्या? चेन भी हमने बनाई थी, तो चेन बनाई थी, लेकिन अंतर्दृष्टि जो है ये अपन ने नहीं बनाई। यहाँ पे इनसाइट का लर्निंग का कोई काम नहीं देखा अपन ने, तो यही अपना आंसर है। श्रृंखला अधिगम जो चेन लर्निंग है ये किससे रिलेटेड है? तो ये किसने दिया है भाई? तो रॉबर्ट गेने भाई साहब ने दिया है। तो ये रॉबर्ट गेने से रिलेटेड है, इन्होंने पदानुक्रम जो थ्योरी दी है तो इसमें बताया है। ठीक है, रॉबर्ट गेने ने। फिर जो है अधिगम का अनुक्रमणिक जो वर्गीकरण है, अनुक्रमणिक पूछे, पदानुक्रमिक पूछे, तो ये आपको रॉबर्ट गेने ही बताना है। ठीक, अब संकेत अधिगम जो है अपने सिग्नल अधिगम, सिग्नल लर्निंग जो है ये सीखने को सामान्यतः क्या जाना जाता है? तो इसको क्या जाना जाता है भाई? तो ये परंपरागत संबंधता अधिगम इसको माना जाता है। ठीक है, जो अधिगम का ये क्या है? टाइप है, संकेत अधिगम जो भी इन्होंने बताया है। तो ये क्या है? जो अपने पावलोव है इनके शास्त्रीय अनुसंधान, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, परंपरागत अनुबंधन का क्लासिकल जो इनकी थ्योरी है उसमें उस पर बेस्ड है, जिसमें क्या करा है इन्होंने? प्राणी को क्या है? एक संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करना सिखाना है, सीखता है। क्या कहा है कि प्राणी जो है एक संकेत सिग्मा जो है उसके प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करना सीखता है। और पावलोव क्या है इनका अनुबंधन सिद्धांत? जब प्राणी को क्या है? एक प्राकृतिक, प्राकृतिक को तो इन्होंने क्या बोला? S1, और अप्राकृतिक को S2। तो एक प्राकृतिक और अप्राकृतिक S1 S2 जो उद्दीपक है, स्टिमुलस, उनके क्या है? लंबे समय तक एक साथ 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 दिए जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक है, नेचुरल वाला उद्दीपक जो है वो हटाकर केवल अप्राकृतिक जो है उस उद्दीपक को भी दिया जाए तो प्राणी क्या करेगा? है जो उसके पास में नेचुरल नहीं है, मतलब अप्राकृतिक है, उसके लिए भी कैसी प्रक्रिया करेगा? तो जैसी वो नेचुरल के लिए कर रहा था वैसी सेम टू सेम वो किसके लिए करने लग जाएगा? अप्राकृतिक के लिए करने लग जाएगा। तो ये वाली बात जो है पावलोव ने यहाँ पे बताई है कि क्या करेगा वो? S1 के प्रति जैसी अनुक्रिया कर रहा था वैसी S2 मतलब अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रति करेगा जैसी वो S1 के प्रति करता था। इसमें क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक जो है S2 का कार्य, S2 संकेत का कार्य करता है। ठीक है, अब संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक। तो हमें क्या सीखना है यहाँ पर? क्या सीखते हैं अपन? तो पारंपरिक अनुकूलन यहाँ पे सीखते हैं, तो ये अपना आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये है गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने और प्रयोग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? तो स्कूल के जो भी क्या होंगे विषय होंगे वो अनुदेशन सीखने और प्रयोग से रिलेटेड होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये अपने पास में है संप्रत्यय और नियम से। किससे सीखते हैं हम स्कूल में विषयों को? तो कॉन्सेप्ट और रूल्स से यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, गेने के अनुसार कौन सा सही है? तो कौन सा सही बताना है अपने को? संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का क्या है? अनुगमन करता है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। नियम अधिगम जो है संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम समस्या समाधान का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है सही, तो अपना पास हो जाएगा यहाँ पे नियम अधिगम जो है वो संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। तो इसमें ये पूछना चाह रहे थे कि किसके बाद में क्या आता है? तो देखो नियम अधिगम जो है, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, तो ये क्या है? एक दूसरे के बाद में आते हैं। कौन सा पहले आता है? तो देख, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले अपने पास सिग्नल आएगा, उसके बाद में SR आएगा। ठीक है, SR आ गए, SR जी के बाद में अपन ने चेन जोड़ी थी,
चेन के बाद में हम आए थे वर्बल, ठीक है। वर्बल जो है बात करने की बात की थी, शाब्दिक साचार्य। जब बातें हो रही है तो फिर क्या होगा, मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो जाएगा। सब अलग अलग बातें कर रहे हैं तो भेदभाव आ गया। अब भेदभाव से क्या हो गया, फिर याद करें कि कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद में हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट के बाद में ही आपके रूल्स जो हैं वो याद कर लिया आपने, तो रूल्स लर्निंग हो गई, और रूल लर्निंग से ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा इन्होंने, कौन सा सही है, तो हमने देखना है कि नियम अधिगम जो है, ये रहा अपना नियम अधिगम, और ये रहा अपना संकेत अधिगम मतलब कॉन्सेप्ट। तो इसका क्या है, ये अनुगमन करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करता है कि नियम अधिगम जो है संप्रत्यय अधिगम के बाद में ही आता है, तो संप्रत्यय के बाद में ये नियम अधिगम। तो थोड़ा सा ये भाषा इसने टफ दे दी है, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि अब बिल्कुल आरपीएससी हो चाहे रीट की एग्ज़ाम वाले हो, तो ऐसे ही टाइप के आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल इनसे ना घबराएं, और बिल्कुल क्वेश्चंस को पेशेंसफुली आराम से पढ़ें और फिर अपना आंसर दें, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। और बिल्कुल भी मतलब ये ना सोचे कि दिशा के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, रीट में हम जो है जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे जो है 100% क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। तो ये इसकी कोई अब गारंटी नहीं है, पहले हो जाते थे, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप दिशा को बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएं। दिशा से क्वेश्चंस मिलेंगे, पर सेम टू सेम मिलेंगे इसकी कोई अब गारंटी नहीं है। सेम टू सेम भाषा नहीं मिलेगी, भाषा नहीं मिलेगी सेम, मैं पहले ही आपको कह रही हूँ। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नई मिल रही है वो अपने नोट्स में साथ के साथ ऐड करते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ना तो ये दिशा जो है इतने पेज की ये पढ़ने का टाइम मिलेगा, ना आपकी मोटे मोटे ग्रंथ के आपने एक एक रजिस्टर दो दो रजिस्टर भर रखे हैं साइकोलॉजी के, वो भी पढ़ने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास बहुत से और भी सब्जेक्ट हैं जो भी आपको पढ़ने हैं। स्कोरिंग है, पढ़ना ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। तो फिर क्या करेंगे आप, जो भी आपको जो चीज़ें याद नहीं रहती है उनके साथ ही साथ अभी से ही क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चले। ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, तो इसको अपने एक पेज पे लिख ले। तो इस तरह A4 साइज पेज ले लें, बाद में उनको स्टेपल कर लेना या फिर एक कॉपी में लिख लें, जैसे भी आपको सही लगे। तो जैसे अभी रॉबर्ट गेने का क्वेश्चन आएगा, तो इन्होंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, कितनी बार आए हैं, तो आगे भी कोई ये नहीं है कि इसमें चीज़ें बदल जाएंगी इनके। ये देखिए, ये अपने पास में 8 जो क्या है इनकी ये स्टेप्स हैं, तो ये ही स्टेप्स आएंगी। अब ये आपको याद नहीं रहती तो फिर इसको क्या है एक पेज में लिख लें, और बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने आप आपसे होते चले जाएंगे। बस आपको क्या है थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बना के रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी जो आरपीएससी है, चाहे आप उनका फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लेना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए, और सेकंड ग्रेड के जो अभी 20 क्वेश्चंस आए हैं साइकोलॉजी के, एक बार वो भी आप ज़रूर देखें। तो जिसने एग्ज़ाम दिया है वो भी एक बार देखें, नहीं दिया है जो फ्रेशर्स हैं वो देखें, रीट वाले भी ज़रूर देखें, पीटीआई वाले, तो सारे जो है देखो, मनोविज्ञान जहाँ जहाँ आता है तो वहाँ वहाँ के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको देखने ही चाहिए, और जो अभी नए पेपर्स हुए हैं उनके बिल्कुल देखने चाहिए। और ये नहीं है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन तो छोड़ के ही चले जाएं, तो पीवाईक्यू स्किप करना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है। तो पीवाईक्यू स्किप नहीं करने हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ में आपको जो न्यू पैटर्न है उसको भी क्या है साथ के साथ लेके चलना है। तो न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं भाई, तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जो है अब वो भी थोड़ी बहुत आप पढ़ें अपने स्तर से, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, पेपर अच्छा होगा। क्योंकि साइकोलॉजी के अगर 20 में से आप मान लीजिए 10 से 11 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और एक दूसरा बच्चा जो है तो वो 18-19 कर पाता है, तो आप उससे पीछे हैं बहुत। तो यहीं पे क्या है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट देखो जीके वगैरह सबका लगभग सेम रहता है, कोई ऐसा नहीं है, जीके का कोई अंत भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने समझ डेवलप कर ली तो आराम से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, और बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो ये थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट क्या 5 मिनट मैंने लगभग ले लिए है, लेकिन ये ज़रूरी था जो बच्चे नए हैं उनको बताने के लिए, ठीक है। तो आज जो है रॉबर्ट गेने जी के साथ ही हम क्या करेंगे, ये अपनी क्लास एंड करेंगे। तो देखो, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर पूछा है अब इन्होंने। तो अभी तक तो ये क्या पूछ रहा है, हायर लेवल पूछ रहा है और लोअर लेवल ही पूछ रहा है, लेकिन अब वो बीच की जो अपने जो बच गई 6 स्टेप्स वो भी पूछेगा, उनका सीक्वेंस पूछेगा। तो नया क्वेश्चन इस तरह से वो तैयार करेगा।
और कथन वाले क्वेश्चन में आपको बना के देगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको 8 स्टेप जो है ये मैंने 2 बार आपको यहाँ बता दी, उधर बता दी है, तो ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए और इसमें से कुछ भी वो पूछ ले आपको आना चाहिए। गेने के अनुसार देखिए क्या बोला है कि उच्चतम लेवल, तो उच्चतम लेवल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि भाई किसी अनुक्रिया को योजित करने के लिए सिद्धांत का प्रयोग करना क्या है, किसी अनुक्रिया को योजित करने के लिए सिद्धांत का प्रयोग करना क्या है, इसका विस्तार है। समस्या सुलझाते समय छात्र जो है क्या करते हैं, अपने पूर्व में जो सीखे हुए ज्ञान है, नियम है, सिद्धांत है, थ्योरीज है, उनको क्या है कुछ समानता पाते हैं, जिन्हें समस्या के हल में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। गेने के अनुसार जो है इस प्रकार का अधिगम तब होता है जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है, क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है, और उच्च स्तरीय नियमों की समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर करने लगता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है तभी होगी जब व्यक्ति ने नियम क्या कर लिए हैं, अधिगमन कर लिए हैं। ये नियम जो है, ये नियम अधिगम की क्या है, उच्च अवस्था है। समस्या समाधान जो है अधिगम की उच्च अवस्था है। समस्या समाधान अधिगम के लिए नियम अधिगम का होना पूर्व आवश्यकता है। भाई पूर्व आवश्यकता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको नियम का पता होना चाहिए, रूल जो है ये आपको पता होने चाहिए। ये क्या है, इसकी प्री रिक्विजिट है। तो अपने भी साथ में यही है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ें, तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे आप जो भी रूल्स वगैरह, नियम वगैरह आपको याद होंगे, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको भी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, तो इस तरह से आराम से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को अपने ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण जो शाब्दिक अधिगम है, ये किसके द्वारा समझाया गया था। तो अर्थपूर्ण जो है मतलब वर्बल लर्निंग जो है ये किसने दिया था, तो रॉबर्ट गेने ने दिया था क्या। तो देखिए अभी थोड़ा सा ये, अब अगर अर्थपूर्ण शब्द ना पढ़े यहाँ पर, सिर्फ पढ़े हम शाब्दिक अधिगम वर्बल जो है ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रॉबर्ट गेने, तो रॉबर्ट गेने यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़े कि मीनिंगफुल भी दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, मीनिंगफुल दे दिया। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक जो अधिगम है ये दिया है भाई डेविड आशुबेल ने, क्या दिया है, डेविड आशुबेल ने सिद्धांत दिया है अर्थपूर्ण अनुभव का, सॉरी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का। तो ये थोड़ा सा अपने को क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत करवाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार और जो है हम इनको देख लेते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए आपको। तो रॉबर्ट गेने ने ये एक तो बुक लिखी है, कौन सी, तो बुक लिखी है इन्होंने द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में। एक क्वेश्चन ये आपका तैयार हो गया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखी है, जो 8 प्रकार बताए हैं इसके, तो 8 प्रकार देखते हैं इस बुक में। तो संकेत अधिगम, संकेत अधिगम में ये क्या है, इसका निम्न स्तर है, क्या है ये, निम्न स्तर है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, कौन सा है, सिग्नल, सिग्नल कोई भी दे देगा, निम्न स्तर है। और ये किससे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो सिग्नल वाली बात जुड़ी हुई है भाई अपने इवान पी पावलोव का जो सिद्धांत है क्लासिकल लर्निंग वाला, शास्त्रीय अनुबंधन, तो इससे ये रिलेटेड है, कौन सा, सिग्नल अधिगम, ठीक। पहली बात ये हो गई इसमें। अब जो है इसमें सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस जो रेस्पॉन्स है, ये क्या है, सभी जो व्यवहारवादी हम अधिगम आगे देखेंगे तो व्यवहारवादी में ये आ जाएंगे, ठीक है, व्यवहारवादी में, तो व्यवहारवादी कहलाते हैं ये। फिर भाई आई बात श्रृंखला अधिगम की। श्रृंखला अधिगम में क्या करेंगे, क्रमिक रूप से हम सीखेंगे, चेन लर्निंग मतलब चेन से सीखेंगे, एक से चीज़ें जुड़ी रहेंगी। क्रमिक रूप में हम सीखेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्रमिक रूप से सीखेंगे, जैसे कि शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक हो गया। तो शाब्दिक में तो क्या करेंगे, अभिक्रमिक अनुदेशन के माध्यम से सीखेंगे, और अशाब्दिक में क्या करेंगे, चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस बनी रहती है। फिर शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन, तो इसमें क्या करेंगे, कविता और गानों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। क्या करेंगे, कोई पोएम है या फिर कोई सॉन्ग है तो उनके माध्यम से जो बिहेवियर है उसमें क्या करेंगे, चेंज लाएंगे सिखाने के लिए। फिर बहुविभेदी में क्या करेंगे, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में बहुत से उद्दीपकों में से एक का चुनाव करेंगे। किसमें, मान लीजिए आपके पास में देखो रीट की एग्ज़ाम में सबसे पहले अभी, फिर उसके बाद में ग्रेड 1 की आ जाएगी, फिर सेकंड ग्रेड की आएगी अगेन। तो इनमें से आपको चुनाव करना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँ डेडिकेशन, या सेकंड ग्रेड की, या फिर रीड की। तो इसका चुनाव आप करेंगे तो बहुविभेदी अधिगम हो गया वो, ठीक है। बहुत से उद्दीपकों में से एक का आपने चुनाव कर लिया। और प्रत्यय अधिगम में क्या हो गया, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में आपने क्या किया, इसमें वस्तु की जो व्याख्या है उसके गुणों के आधार पर कर दी, क्या कर दी, वस्तु की जो व्याख्या है वो उसके गुणों के आधार पर कर दी।
ठीक है। और फिर नियम अधिगम जो है रूल लर्निंग, इसमें क्या किया, नियम के आधार पे व्याख्या कर दी। किसमें, यहाँ पे तो व्याख्या कैसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में तो गुणों के आधार पे, उसके जो गुण हैं उसके आधार पे, और यहाँ पे जो है नियम के आधार पे व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको नियम अधिगम कहा है हमने। और लास्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सबसे उत्तम प्रकार की क्या है, ये अवस्था है अधिगम की। तो ये वापस से मैंने आपको रिकॉल करा दिया है, ठीक है। और जो अभी हमने ये डेविड आशुबेल देखे हैं, तो डेविड आशुबेल ने क्या किया है, 4 प्रकार बताए हैं किसके, अधिगम के। तो 4 टाइप्स बताए हैं इन्होंने भाई लर्निंग के। तो कौन कौन से बताए हैं फटाफट देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया अभिग्रहण से सीखना, ठीक है। इसमें क्या करेगा बालक, लिखकर या बोलकर सीखेगा। क्या करेगा बच्चा इसमें, लिखकर या फिर क्या करेगा, वो बोलकर सीखेगा, ठीक है। और ये क्या है, लोअर लेवल का है, सबसे निम्न प्रकार का है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा बताया कि बच्चा क्या करेगा, रट कर सीखेगा। कैसे कैसे है, रट कर सीखेगा, रोट लर्निंग करेगा। क्या करेगा वो, रट कर सीखेगा, रोट लर्निंग वो करेगा। तो इसमें क्या करेगा, हूबहू चीज़ को दोहराएगा। कोई चीज़ उसके सामने है उसको ये रिपीट करेगा, नकल करेगा उसकी, तो हूबहू क्या करेगा, वो दोहराएगा। तो ये रट कर सीख लिया उसने। फिर थर्ड क्या बताया इन्होंने, थर्ड बताया कि वो अन्वेषण करके सीखेगा। कैसे सीखेगा, अन्वेषण करके सीखेगा। तो इसमें क्या होगा, उसके दिमाग में नए नए क्या आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे। क्या आएंगे, नए विचार आएगा, और उससे क्या वो सीखेगा, ठीक है। नए विचारों के द्वारा सीखना, तो ये आ गया अपने अन्वेषण के द्वारा सीख लिया बच्चा। और फिर लास्ट की स्टेज पे इसकी अर्थपूर्ण सीखना। इसमें क्या करेगा बच्चा, समझ कर सीखेगा। तो ये ही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, समझकर सीखना। तो ये तो लोअर लेवल की हो गई, जिसमें क्या है, वो अभिग्रहण से सीख रहा है, मतलब बालक लिखकर बोलकर सीख रहा है। अर्थपूर्ण में वो क्या कर रहा है, समझकर सीख रहा है, जैसे आप समझकर यहाँ सीख रहे हैं, कहीं और से भी जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ से सीख रहे हैं। तो रट कर नहीं सीख रहे हैं, सबसे उत्तम टाइप यही है, सबसे उत्तम टाइप यही है डेविड आशुबेल के अनुसार। तो डेविड आशुबेल ने कितने प्रकार का बताया, पहली बात ये पूछा जा सकता है, तो 4 प्रकार का बताया, किसको, अधिगम को, ठीक है। अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपके पास अभिग्रहण करके सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण करके सीखना, और अर्थपूर्ण सीखना। और डेविड आशुबेल जो है ये क्या है भाई, आधुनिक जो है संज्ञानवादी है। क्या है, मॉडर्न जो है ये संज्ञानवादी है, कॉग्निटिव वाले हैं ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये जो है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अलग से मेंशन करके दिया रहता है। और यहाँ पर भी अपने हैं लर्निंग में सब चीज़ आ जाती है। तो लर्निंग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें सारे जो हमें अधिगम के पठार सीखने हैं, प्रकृति और किसने क्या क्या बोला है, तो कारक वगैरह, सोपान, स्टेप्स, इसके अलावा जो है हमें सारे सिद्धांत देखने हैं, व्यवहारवादियों के, गेस्टाल्टवादियों के, शिक्षा में क्या यूज़ है। तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो इसमें से क्या पूछे, तो हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, और कल की क्लास में मिलेंगे आपके साथ में फिर से। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ जो है अपना ये जो चैनल है भाई आरपीएससी तरंग, आपके लिए ही बनाया गया है, तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जो है, अगर हम डिज़र्व करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी करके ज़रूर जाएँ। इससे आपके लिए क्लास में और ज़्यादा क्या है, आपकी हेल्प करने की क्या रहती है, कोशिश रहती है। और डेली आपको क्लासेस मिले, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक है, तो इसके लिए भी प्रयास रहेगा। तो देखिए, आपके लिए समय निकाल कर प्रयास किया जा रहा है, तो इतना सा आप कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आपका सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाएगा, आप टाइम से कितना पहले होता है कितना बाद में, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसी से, कोई भी टीचर हो, मैं हूँ, कहीं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी कमेंट से, प्रतिक्रिया से ही जो टीचर है उनको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। वरना देखिए, समय किसी के पास में भी इतना नहीं है कि जो है डेली डेली आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाए, वो भी अच्छे से। ये नहीं है कि बस क्लास में आके आपको बोल दिया और आपको ये हो गया कि भाई ये आपने दिशा बुक कर ली है। तो दिशा बुक करने से भी कोई ऐसे मतलब नहीं है, क्योंकि आप सबके पास में PDF है, इतने सारे टेलीग्राम चैनल है,
तो थोड़ा बहुत जो है भाई, जितना प्रयास अपन से हो रहा है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न क्या है ये भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं तो उनको भी साथ साथ पता चलता रहे, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी देखिए आपकी इच्छा है, आप जो भी करना चाहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।